बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होता है n बराबर 1 में या n बराबर 2 में, तो उसके लिए हमने En एनर्जी ऑफ nth स्टेट ये होता था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और याद करो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ये आता था 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। और ये हम लोग बोर्स मॉडल से निकाले थे, और बोर मॉडल हम लोग अप्लाई करते थे एच लाइक एटम के लिए, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एच एटम के लिए, एच एटम के लिए एच एटम में ये बताओ प्लस का ई, ये न्यूक्लियस है, इसके लिए जेड बराबर 1, एक प्रोटॉन, जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होगा एटॉमिक नंबर, तो प्लस ई ए न्यूक्लियस, ये n बराबर 1 ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, न्यूक्लियस से इसकी दूरी ये r1, और r1 बताओ होगा 0.53, n की जगह 1 रखेंगे, z की बजाय 1 रखेंगे, 0.53 एंगस्ट्रॉम। यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका एनर्जी होगा E1 बराबर, बताओ z की जगह 1 रखो, हाइड्रोजन एटम है, n की जगह 1 रखो, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली n बराबर 2, अगर हम n बराबर 2 में देखें तो n बराबर 2, तो ये हो जाएगा हमारा R2। तो जो R2 होगा, n की जगह हम लोग 2 रख दें, z की जगह 1 रखें, 4 टाइम्स, यानी बताओ जो R2 होगा वो 4 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम एनर्जी की बात करें तो E2, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो देखिए, ये ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं इसे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन का, n बराबर 2 को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे या सेकंड बोर ऑर्बिट कहेंगे। इसमें जो एनर्जी आएगा, z की जगह 1 रखो, n की जगह 2 रखो, तो -13.6 बाई 4, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर हम यहाँ n को 3 रखें, z1 रखें, तो r3 9r1 आएगा। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस पहले ऑर्बिट की रेडियस का 9 टाइम्स। तो ये मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट है n बराबर 3, और थर्ड ऑर्बिट को हम लोग बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर कहीं पे लिखा सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो n बराबर 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 4। मैं बोलूं थर्ड बोर ऑर्बिट तो n बराबर 3, यानी थर्ड बोर ऑर्बिट सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहा जाएगा, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट को कहा जाएगा, सेकंड बोर ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को कहा जाएगा, राइट। तो मैं तुमसे बोलूं n बराबर 3 का एनर्जी लेवल E3 बराबर, n को जरा यहाँ 3 रख दो तो -13.6, जेड है 1 हाइड्रोजन के लिए, और n को 3 रखो तो बाई 9, ये आया माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली n बराबर 4 का एनर्जी लेवल, n बराबर 4 का एनर्जी लेवल, तो ये n बराबर 4 है और इसका एनर्जी लेवल E4। तो अगर हम यहाँ 4 रख दें तो -13.6 बाई 16, ये आता माइनस का 0.85, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो R4 होगा बताइए, वो 16 टाइम्स ऑफ R1 होगा। तो सुनिए, हाइड्रोजन एटम के अंदर हमने 4 एनर्जी लेवल लिख दिए हैं, और अच्छे स्टूडेंट को ये चारों एनर्जी लेवल याद होते हैं, इसका बड़ा फायदा होता है। अभी बताते हैं क्या फायदा है। हाइड्रोजन एटम के अंदर n बराबर 1 की एनर्जी है -13.6, n बराबर 2 की एनर्जी है -3.4, n बराबर 3 की एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n बराबर 4 की एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये 4 एनर्जी लेवल आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अगर हम कहें इनका डिफरेंस, ये लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी, देखो ये -13.6 से -3.4, तो ये बताओ हायर एनर्जी हो गया -3.4, कम नेगेटिव है, यानी हायर एनर्जी लेवल। इनके बीच का डिफरेंस E2 माइनस E1, जरा सब्ट्रैक्ट करो तो बताओ E2 माइनस E1 करिए तो यह आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको एनर्जी लेवल भी याद रखने हैं, उनके डिफरेंस भी याद रखने हैं, ठीक है।
इनका डिफरेंस देखिए जरा, E3 माइनस E2, E3 माइनस E2 ये आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देख लीजिए भाई। और इनका डिफरेंस आएगा E4 माइनस E3, ये आया 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया E4 माइनस E3। अच्छा मैं तुमसे कहूं कि 1 से 3 का डिफरेंस बताओ, ये डिफरेंस पूरा यहां से यहां तक का डिफरेंस ये बनेगा E3 माइनस E1, तो बताओ ये डिफरेंस 10.2 1.9 ये आया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत बढ़िया समझ लें, हमने निकाला कैसे, पिछली क्लास में हमने रिजल्ट ड्राइव किए थे। हमने यहां से हाइड्रोजन एटम के अंदर 4 एनर्जी लेवल लिख दिए। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रख रहा है, राइट। अच्छा हमने आपको यह भी सिखाया था एनर्जी का रिलेशन कि ई टोटल इज माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको यह भी सिखाया था, राइट। तो सुनिए ध्यान से, अगर n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर तो वो कितनी एनर्जी रख रहा है, वो रख रहा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 में अगर इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर 2 का मतलब सेकेंड बोअर ऑर्बिट में, सेकेंड बोअर ऑर्बिट को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहेंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 में है तो इसे बोलेंगे हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 4 में अगर है तो वहां पे एनर्जी होगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको याद होने चाहिए। इसका फायदा क्या होगा भी बताते हैं। मैं तुमसे कहूं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 और 2 का डिफरेंस कितना है, 13.6 और 3.4 का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 और 3 का डिफरेंस बताइए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 और 1 का डिफरेंस आया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 और 4 का डिफरेंस है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये डिफरेंस भी आपको पता होने चाहिए। तो इससे देखो फायदा क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, समझिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में है तो n बराबर 1 से कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी चाहिए। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में है, क्योंकि उसका लोअर एनर्जी लेवल है। वो जहां एनर्जी का लेवल मिनिमम होगा स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे करीब घूम रहा है। यहां से वो यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यानी सीधा यहां पहुंचना चाहता है। अच्छा यहां बीच में क्यों नहीं पाया जा सकता, क्योंकि बीच में जो पोजीशन है उन जगह पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज नहीं है। यहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम 1h/2 पाई है, यहां पे जाके 2h/2 पाई है, और बीच में उसका एंगुलर मोमेंटम 1.1h/2 पाई 1.2h/2 पाई इस तरीके का फ्रैक्शन है, और ऐसी जगह पे इलेक्ट्रॉन का पाया जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहता है, देखिए इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से यहां जंप करवाना है तो ये कह रहा है मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दे दो, मैं उसको एब्जॉर्ब कर लूंगा और मैं एब्जॉर्ब करके यहां जंप लगा दूंगा। मान लो हम इस पे लाइट डालें और हम इसको 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दें, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन उस 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। मान लो मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दें तो वो कहेगा हम 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कर दे रहे थे, तो ये उसमें इंटरेस्ट क्यों शो नहीं कर रहा था, क्योंकि ये कह रहा था अगर हमने 10.1 को पकड़ा और जंप लगाया तो हम यहां कहीं गिर जाएंगे, यहां नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए 10.2 चाहिए। तो अगर वो 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब करता तो यहाँ बीच में रहता, और बीच में रहना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज नहीं है। तो ये कह रहा अगर मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दे दो तो मैं यहां से जंप लगाऊंगा और सीधा यहां गिरूंगा, और अगर सीधा यहां गिरूंगा तो बताओ मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड। तो बताओ ये यहां से यहां जंप मारने के लिए कितना कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अगर हम 10.2 की जगह 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते तो ये यहां से यहां गिरता, वो यहां गिरना पॉसिबल नहीं है, तो वो 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर वो कहेगा 10.2 के बाद अगर हम एब्जॉर्ब करेंगे तो 1 से 3 जंप लगाना चाहते हैं, और 1 से 3 का डिफरेंस है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बताओ वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट से हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी का फोटोन मुझे चाहिए।
वो कह रहा 1 से 3 जाने के लिए मुझे 12.1 चाहिए, यानी 10.2 के बाद 10.3 10.4 ये सारे फोटोन वो रिजेक्ट कर देगा। वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद सीधा इंटरेस्ट दिखाएगा किसमें, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसके बाद वो सीधा 1 से 4 जाने के लिए जो एनर्जी चाहेगा उसके बराबर एनर्जी के फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। वो 1 से 5 जंप कर सकता है। यानी बताओ ये ग्राउंड स्टेट का जो हाइड्रोजन एटम का सैंपल है ये कुछ सिलेक्टेड फोटोन को ही एब्जॉर्ब करेगा। उन सिलेक्टेड फोटोन की खास बात क्या होगी कि वो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को 1 से या तो 2 जंप करा दें, मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी का पैकेट दे दो, या 1 से 3 जंप करा दें 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का फोटोन दे दो, या 1 से 4 जंप करा दें, या 1 से इनफाइनाइट करा दें। और अगर बताओ 1 से इनफाइनाइट जाना है तो यहां पर एनर्जी है -13.6, तो इसको मिल जाए 13.6 प्लस का, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बराबर का फोटोन मिला, तो ये यहां से इनफाइनाइट चला जाएगा और ये एटम आयनाइज हो जाएगा, राइट। अच्छा 13.6 से ज्यादा का दे दें, मान लो हम 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्यों, 13.6 में हम इनफाइनाइट चले जाएंगे और जो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा है वो हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर के जाएंगे। यानी देखो पूरी स्टोरी क्लियर है कि वो इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है, बताइए वो कौन कौन से फोटोन को एब्जॉर्ब करने में इंटरेस्टेड है। वो कहेगा कि हम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हम 10.2 के बाद सीधा 12.1 कर सकते हैं, क्योंकि 10.2 1 से 2 में जंप कराएगा, 12.1 1 से 3 में जंप कराएगा। और अगला बताइए हम उस फोटोन को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं जो 1 से 4 में जंप कराएगा। यानी बताओ ये सैंपल कुछ सिलेक्टेड फोटोन को ही एब्जॉर्ब करना चाहता है। या पर 13.6 मिल जाए या 13.6 से ज्यादा मिल जाए। 13.6 में क्या होगा, आयनाइज कर जाएगा, 13.6 से ज्यादा में आयनाइज भी कर जाएगा, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर के चला जाएगा, राइट। तो ये बात एकदम क्लियर है। अच्छा बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में घूम रहा है, मान लो वो इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में आ गया, यहां आ गया, अब वो यहां पर माइक्रो सेकंड के लिए चक्कर लगाता है, माइक्रो सेकंड 10⁻⁻⁶ ऑर्डर का टाइम। ये यहां पे अनस्टेबल फील कर रहा, परेशान है, कह रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल जगह खाली पड़ी है। तो बताओ ये यहां से विद इन माइक्रो सेकंड स्पॉन्टेनियस यहां पे जंप लगाएगा, अपने आप जंप लगाएगा, और यहां से यहां जब जंप लगाएगा तो बताओ ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा, तो इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है 10.2 उसके बराबर एनर्जी के फोटोन को क्या करेगा, एमिट करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब करके जाएगा, और अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में डीएक्साइड हो रहा है तो फिर वो उन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी के फोटोन को एमिट करेगा, राइट। अगर बताओ इलेक्ट्रॉन 3 में है, मान लो वो इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 में है, अगर वो 3 से डायरेक्ट 1 में जंप करेगा तो वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को एमिट करेगा, और अगर वो 3 से पहले 2 में जंप करेगा तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज करेगा, और फिर बताओ 2 से 1 में जंप करेगा तो फिर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज करेगा, राइट। यानी कुल मिलाकर के स्टोरी ये है कि अगर वो ग्राउंड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो जहां से जहां जंप करेगा उन दोनों के लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी के फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। और अगर वो हायर एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो वो जहां से जहां आएगा उन दोनों स्टेट के बीच का एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी के फोटोन को एमिट करेगा। आई थिंक क्लियर, यहां तक स्टोरी एकदम क्लियर है। एक बात और नोटिस करने वाली है, 1 से 2 का डिफरेंस 10.2 है, 2 से 3 का डिफरेंस 1.9 है, 3 से 4 का डिफरेंस 0.66 है। यानी हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं, हम देख रहे हैं दो लगातार एनर्जी लेवल का गैप घटता चला जा रहा है, दो लगातार ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस लगातार कम होता जा रहा है। ये देखो 10.2, यहाँ 1.9, यहाँ 0.66। यानी हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं तो दो लगातार ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस लगातार कम होते चले जा रहे हैं, राइट। क्लियर। हमको ये बात भी समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कब करेगा, जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा।
एमिट कब करेगा? जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, डीएक्साइट होकर के। n बराबर 1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, n बराबर 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड ऑर्बिट, n बराबर 3 को बोलेंगे थर्ड ऑर्बिट या फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 4 को बोलेंगे फोर्थ ऑर्बिट या थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अगर मैं बोलूं कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इसका मतलब है n बराबर 2 से n बराबर 4 में चला गया। मैं कहूं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर 1 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 3 में चला गया। इसका मतलब 1 से 3 जंप किया है तो पक्का उसने 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब किया है। आई थिंक क्लियर। अब हम सिमिलरली हीलियम आयन के अंदर भी ये एनर्जी लेवल देखना चाहते हैं। हाइड्रोजन एटम के अंदर 4 एनर्जी लेवल आपको रटे होने चाहिए। n बराबर 1 का एनर्जी है -13.6, n बराबर 2 का एनर्जी है -3.4, n बराबर 3 का एनर्जी है -1.51, n बराबर 4 का एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 और 2 का डिफरेंस है हमारा 10.2, 2 और 3 का डिफरेंस हमारा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 और 4 का डिफरेंस है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 और 3 का डिफरेंस है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिफरेंस हमने हाइड्रोजन एटम के लिए। अब आते हैं He+, ये भी बताओ हाइड्रोजन लाइक एटम है, इसका Z होगा 2, Z डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर Z 2 है तो ये बताओ प्लस का 2e, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन, ये n बराबर 1, ये मान लो n बराबर 2, ये n बराबर 3 और ये n बराबर 4। हम 4 एनर्जी लेवल यहां पर भी लिखना चाहते हैं, किसमें? He+ में। तो ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम इसमें 4 एनर्जी लेवल लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, याद करना बहुत आसान है। Z कितना? 2। हम पहले n बराबर 1 का लिख रहे हैं, देखो n बराबर 1 का, तो यहां 1 रख दीजिए, Z को 2 रख दीजिए, तो E1 -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। क्या 13.6 इंटू 4 आ गया? तो ये एनर्जी 1 का आ गया -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो भाई, अगर हम आपसे कहें n बराबर 2 की एनर्जी, तो ध्यान से देखिए, Z कितना? 2, n भी 2, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर -13.6 ही आएगा। तो E2 जो आएगा बताओ बेटा, वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करो हाइड्रोजन एटम में n बराबर 1 की एनर्जी -13.6 थी, He+ में बताओ वो 2 की एनर्जी है -13.6। देख लीजिए भाई, Z की जगह 2 है, n की जगह भी 2 है, तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा 13.6। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें यहां पे n बराबर 4 की एनर्जी, 3 की अभी लिखता हूं, ध्यान दीजिए, n बराबर 4 की एनर्जी, तो Z देखो 2 है और n अगर 4 है, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 1/4 बचेगा, तो -13.6/4। क्या ये बताओ, ये E4 हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो आएगा। याद करो हाइड्रोजन एटम के अंदर 13.6 और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का n बराबर 1 और n बराबर 2 का था, तो वहां 1 और 2 का डिफरेंस 10.2 था, तो यहां देखो 2 और 4 का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो होगा। ये होगा E4 E2। यानी बताओ हाइड्रोजन एटम के अंदर जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस 1 और 2 का था, वो He+ आयन में 2 और 4 के बीच का होगा। अब n बराबर 3 की एनर्जी में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। यार बताओ, तुम एनर्जी लिख रहे हो Z²/n², Z यहां डबल हो गया, n बताओ वही है जो हाइड्रोजन एटम में था, तो हाइड्रोजन एटम में n बराबर 3 की एनर्जी -1.51 हमें रटी हुई है, तो अगर ये n बराबर 3 है और ये Z बताओ डबल हुआ, तो क्या एनर्जी 4 टाइम्स हो गई। यानी He+ में हर एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन एटम के हर एनर्जी लेवल का
4 टाइम्स हुआ, क्योंकि जेड डबल हुआ, एन तो वही रहे नंबर, जेड बताओ डबल हुआ तो एनर्जी लेवल 4 टाइम्स। तो जो यहाँ -13.6 था वो 4 टाइम्स हो गया, जो यहाँ -3.4 था वो 4 टाइम्स हो गया, तो जो यहाँ -1.51 होगा वो भी 4 टाइम्स हो जाएगा। और ये बताओ हमारा -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो यहाँ पे -0.85 था वो भी 4 टाइम्स हो गया। क्या He+ का हर एनर्जी लेवल H एटम के एनर्जी लेवल का 4 गुना हो जाएगा? तो n बराबर 3 का जो एनर्जी लेवल आएगा बताइए -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ क्या तुम्हें याद रखना है, He+ में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो हाइड्रोजन एटम में 1 और 2 का डिफरेंस था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो He+ में 2 और 4 का है, क्योंकि यहाँ n बराबर 2 की एनर्जी है -13.6 और n बराबर 4 की एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनका डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट। तो देखो ये याद करने का फायदा क्या मिलेगा, हमसे सवाल ऑब्जेक्टिव में ऐसे करा जाएगा, हमसे वो कहेंगे कि एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, वो ये नहीं कहेंगे कि हाइड्रोजन एटम है एग्जैक्ट, वो हमसे कहेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम है। ठीक है, समझिएगा, वो हमसे कहेंगे एक हाइड्रोजन लाइक एटम है। अब हाइड्रोजन लाइक एटम में H एटम हो सकता है, He+ हो सकता है, Li+2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर उन्होंने कहा H एटम, H लाइक एटम है, उन्होंने हमसे कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब डी एक्साइड करके आया तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज किया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा एटम, बस ये बोला कि H लाइक एटम है। तो इसका मतलब अगर वो H एटम हुआ तो वो 2 से 1 की जंप होगी इलेक्ट्रॉन की, और अगर वो He+ हुआ तो 4 से 2 की जंप होगी, क्योंकि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज हो रहा है। तो 10.2 का डिफरेंस H एटम में 2 से 1 का है और He+ में 4 से 2 का है। मैं Li+2 में भी बता सकता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, अभी आ जाएगा। यार एक बात बताओ, 10.2 का डिफरेंस 13.6 और 3.4 के बीच का है। तो ये इमेजिन करो कि Li+2 में, वो भी H लाइक एटम है, उसके अंदर यही दो लेवल कौन से स्टेट के होंगे? तो जरा सोचो, -13.6 कब आएगा? Z होगा 3, और Z अगर 3 होगा तो n भी 3 कर दो, तभी तो -13.6 आएगा। यानी n बराबर 3 का एनर्जी लेवल Li+2 में -13.6 होगा, n बराबर 3 का। अब आओ, -3.4 कब आता है? जब 13.6/4 बचता है, यानी ये नंबर 1/4 बचे। और ये बताओ, अगर 3 का स्क्वायर है तो ये होना चाहिए 6 का स्क्वायर, तभी तो ये 1/2 का स्क्वायर, नीचे 4 बचेगा। यानी बताओ, जब n को 6 लेंगे तब Li+2 में एनर्जी लेवल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस Li+2 में भी है, और वो है 3 और 6 के बीच का। यानी Li+2 में n बराबर 3 की एनर्जी है -13.6 और n बराबर 6 की एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उनका डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई तुमसे कहे कि H लाइक एटम है, ये नहीं कहा कि H एटम की He+ की Li+2, सारी पॉसिबिलिटी है। उन्होंने कहा H लाइक एटम है और वो हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में डी एक्साइटेशन करके आता है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को एमिट करता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि अगर H एटम होगा तो 2 से 1 की जंप होगी, He+ होगा तो 4 से 2 की जंप होगी, और अगर Li+2 होगा तो 6 से 3 की जंप होगी, क्योंकि यहाँ ये डिफरेंसेस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले डिफरेंसेस है। अब कौन होगा, इसके लिए उन्होंने दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी। उन्होंने कहा कि हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस 3h/2 पाई पाया गया। कितना डिफरेंस? 3h/2 पाई। तो अगर H एटम होता तो H एटम में 10.2 का डिफरेंस 2 और 1 का होता, तो n बराबर 2 में एंगुलर मोमेंटम 2h/2 पाई होता, n बराबर 1 में 1h/2 पाई होता, तो डिफरेंस तो 1h/2 पाई होता। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम नहीं है। अगर He+ होता तो ये 4 से 2 का डिफरेंस होता, तो n बराबर 4 में एंगुलर मोमेंटम होता 4h/2 पाई, और n बराबर 2 में होता 2h/2 पाई। तो इनका डिफरेंस बताओ 2h/2 पाई, ये भी नहीं है। अगर Li+2 होगा तो n बराबर 6 और 3 का डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 6 का एंगुलर मोमेंटम 6h/2 पाई, और बताइए 3 का डिफरेंस 3h/2 पाई, तो डिफरेंस आया 3h/2 पाई। और यही कहा गया है
इसका मतलब वो एटम Li+2 ही है। तो हम बड़े जल्दी सवाल को पकड़ लेंगे, राइट। तो रटने का भी फायदा मिलेगा। ये एनर्जी लेवल आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप He+ में भी रटिए, आप H एटम में तो एटलीस्ट 4 एनर्जी लेवल रटिए, उनके डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए। हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट H एटम में जो 2 और 1 का डिफरेंस है वो He+ में 2 और 4 का डिफरेंस है, और Li+2 में वो 3 और 6 का डिफरेंस है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो इस रिजल्ट से तो निकल ही आते हैं, लेकिन आपको याद है तो बहुत जल्दी होता है, राइट। मुझे तो He+ के भी 4 एनर्जी लेवल रटे हैं, क्यों? क्योंकि n बराबर 1 में -13.6 का 4 टाइम्स हो जाएगा, 54.4 माइनस का। n बराबर 2 की एनर्जी -13.6 है, n बराबर 4 की एनर्जी -3.4 है, डिफरेंट 10.2 है 4 और 2 का। और n बराबर 3 की एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम में -1.5 थी, उसका 4 टाइम्स -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद हो गया? अब देखिए, अब देखिए, अगर बताइए यही Li+2 हुआ, Li+2, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसके चारों रिजल्ट रटिए, लेकिन आपको इतना तो पता हो इसके लिए Z बराबर 3, ठीक है, Z बराबर 3। और इसका एनर्जी लेवल याद करो, हमने -13.6 Z² पढ़ा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर Z3 है और N1 है तो ये बताओ 9 से मल्टीप्लाई करो तो E1 की वैल्यू -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, ठीक है। और यहां पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस 3 और 6 का होगा। अगर हम 3 का देखें, देखो इधर देखो N3 और Z3, तो ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E को अगर हम 6 देखें, E6, तो Z3 है, N6 है, तो ये 3/6 1/2 का स्क्वायर -13.64 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहां पे नोटिस कर रहे हैं कि E6 -E3 अगेन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो डिफरेंस हाइड्रोजन एटम में 2 और 1 का था वो He+ में 2 और 4 का है, वो Li+2 में 3 और 6 का है। मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप सब रटें, इसमें इतना जरूर याद रखें कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी Li+2 में -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, राइट। आगे बात करा जाए। अब देखिए जरा, अभी हम लोग आज की क्लास में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पॉइंट्स है वो खत्म करेंगे, उसके बाद एक क्लास में केवल न्यूमेरिकल लगाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, राइट। फिर आगे बढ़ेंगे। हटा दें। अब देखिए जरा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ एमिटेड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, ठीक है। बताइए मतलब क्या है? कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम उस फोटोन की निकालना चाहते हैं जो कोई एटम एब्जॉर्ब करेगा फोटोन को। तो फोटोन एब्जॉर्ब कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने की कोशिश करेगा। एमिट कब करेगा? जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में डी एक्साइट होके आएगा।
तो हम दोनों की बात करें, चाहे वो एब्जॉर्ब करे चाहे वो एमिट करे, दोनों केस कवर करना चाहते हैं, तो किस फ्रीक्वेंसी का या किस वेवलेंथ के फोटोन को वो एमिट या एब्जॉर्ब करेगा। तो हम ये मान ले रहे हैं कि जो लोअर एनर्जी लेवल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 है, और जो हायर एनर्जी लेवल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2 है। तो n2 इज ग्रेटर देन n1। हायर एनर्जी लेवल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2 है और लोअर एनर्जी लेवल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 है। ठीक है, अब समझो। तो डेल्टा ई एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब, तो आप लिखेंगे ई हायर माइनस ई लोअर। ठीक है, तो बताओ ये डेल्टा ई बराबर ई हायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये रिजल्ट हाइड्रोजन लाइक एटम में ही लग पाएगा। डेल्टा ई की वैल्यू बताओ, ये आया डेल्टा ई, ये आया उन दोनों एनर्जी के लेवल का डिफरेंस, और यही एनर्जी का फोटोन या तो एमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा। राइट, एमिट कब होगा फोटोन? जब वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आने की कोशिश करेगा। एब्जॉर्ब कब होगा फोटोन? जब वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करने की कोशिश करेगा। तो बताओ डेल्टा ई, ये प्लस हो जाएगा बेटा 13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और ये आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डेल्टा ई की वैल्यू, डेल्टा ई बताओ उस फोटोन की एनर्जी SC बाई लैम्डा, और ये बताओ 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा गौर से देखते चलिएगा, इसी रिजल्ट को मैं लिख सकता हूं 1 बाई लैम्डा बराबर 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन SC, और ये बताइए यहां पर लिखा जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? और ये बताओ SC की वैल्यू याद करो, मैंने तुम्हें रटवाई थी 13.6, ये बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा था, और SC की वैल्यू 1242, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में था, और ये ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा था 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक, जहां पर n2 हायर एनर्जी लेवल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n1 लोअर एनर्जी लेवल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए जरा, हमें लैम्डा को अगर मीटर में चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, देखिएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1242 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, ये नैनोमीटर, तो 10 की पावर माइनस 9, तो ये नीचे मीटर में आ गया, और ये 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, इसकी यूनिट अब मीटर में है, यानी 1 बाई लैम्डा की यूनिट नीचे मीटर है, तो ये मीटर इनवर्स में आ गया, मीटर इनवर्स। ठीक है, यानी लैम्डा मीटर में आएगा, ये 1 बाई लैम्डा हमारा मीटर इनवर्स है। तो बताओ बेटा, एक काम करें, यहां पर इसको ऊपर ले जाओ 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 2 को अंदर कर दो, ये 1360 इंटू 10 की पावर 7, और ये 1242, और ये जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स, ये 1 बाई लैम्डा। तो जरा गौर से देखिए, ये रिजल्ट 1 बाई लैम्डा बराबर ये नंबर, इसको जरा डिवाइड करो तो तुम पाओगे ये नंबर आ रहा है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, और ये जेड स्क्वायर और 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा बराबर इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया R, रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, ये रिजल्ट। जहां पे जो R है इसे हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स निकल के आती है। नोट कर लीजिए, और यहां से जो लैम्डा निकलेगा अब वो लैम्डा अब मीटर में निकल के आएगा, ये ध्यान रखिएगा,
ये लैम्डा अब मीटर में निकल के आएगा, नोट करें। नोट करिए। हटा दे बेटा। अब देखिए हम लोग एक क्लास पूरा न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के। अब हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन में एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ सीरीज हम लोग पढ़ते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। बस ये हाइड्रोजन एटम का कोई एक्साइटेड सैंपल जब डी एक्साइट होकर के आता है तो वो फोटोन को एमिट करता है। तो वो फोटोन किस रीजन में लाई करते हैं, उनकी वेवलेंथ किस रीजन में लाई करता है, उसके लिए कुछ सीरीज बनाई गई। उसमें एक आता है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू n बराबर 1, मतलब ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो जिस एनर्जी के फोटोन को एमिट करेगा वो एनर्जी फोटोन की लाइमन सीरीज के अंदर आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते थे कि 1 बाई लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर, 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। जहां भी ये जो n होगा ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। यानी किसी भी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन डीऑक्साइड होके आएगा तो वो जिस वेवलेंथ के फोटोन को एमिट करेगा उस फोटोन की वेवलेंथ लाइमन सीरीज के अंदर आएगी। ठीक है, और लाइमन सीरीज लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, याद रखिएगा। लाइमन सीरीज में यानी हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो किस रीजन में आएगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। ठीक, तो समझो मैं तुमसे कहूं फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन, एक एक बात समझ लो अच्छे से। फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज का पहला मेंबर, इसका मतलब ये n बराबर 2 से n बराबर 1 में जंप है। मैं तुमसे कहूं सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज का सेकंड मेंबर, तो ये n बराबर 3 से n बराबर 1 में जंप है। आना हमेशा 1 में है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से। सिमिलरली थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन अगर कहा जाए, आप मेरी बात को बढ़िया से समझ चुके होंगे, थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन कहा जाए तो ये n बराबर 4 से n बराबर 1 में डी एक्साइटेशन है। अगर मैं तुमसे कहूं कि लैम्डा मैक्सिमम इन लाइमन सीरीज, तो सुनो लैम्डा मैक्सिमम की बात कब करेंगे पहले ये बताओ। लैम्डा मैक्सिमम कब होगा,
जब एनर्जी गैप मिनिमम होगा। तो बताओ एनर्जी गैप मिनिमम कहां होगा? बताओ आना कहां पे? 1 पे। तो 2 से 1 या 3 से 1, तो बताओ ये हमारा n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है। तो बताओ 2 से 1 3 से 1 में कौन सा डिफरेंस सबसे छोटा? तो आपका जवाब है सर ये ट्रांजिशन E2 माइनस E1, यानी ये ट्रांजिशन n बराबर 2 से n बराबर 1 का है। तो कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम इन लाइमन सीरीज। तो आप ये सोचिए कि लैम्डा मैक्सिमम तभी होगा जब एनर्जी गैप मिनिमम आना 1 में है, तो एनर्जी गैप मिनिमम होगा 2 से 1 का, क्योंकि 3 से 1 का एनर्जी गैप इतना बड़ा, 4 से 1 का गैप और बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो अगर कहें लैम्डा मिनिमम इन लाइमन सीरीज, तो लैम्डा मिनिमम का मतलब एनर्जी गैप मैक्सिमम, और एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा E इनफाइनाइट माइनस E1, यानी ये ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 1 का होगा। आई थिंक क्लियर, राइट? अब सुनिए, और ये लाइमन सीरीज किस रीजन में लाई करता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए सिमिलरली बामर सीरीज, बामर सीरीज, बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में क्या होगा कि आना n बराबर 2 में है, तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 2 में लौटना, जहां पे ये n हायर एनर्जी लेवल 3 4 5 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, और हम लिखेंगे 1 बाई लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहां पे n की वैल्यू 3 4 5 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। और बामर सीरीज लाई इन, ये भी याद रखिए, बामर सीरीज लाई इन विजिबल रीजन। तो कई बार वो नाम से सवाल नहीं पूछते, वो कहते हैं कि एक फोटोन एमिट हुआ जो विजिबल रीजन में लाई कर रहा है, समझ जाइए बामर सीरीज की बात हो रही है। अगर मैं कहूं फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर, तो बताओ लाइमन बामर में 2 में लौटना है, तो फर्स्ट मेंबर का मतलब n बराबर 3 से n बराबर 2 में लौटना। सेकंड मेंबर कह दिया जाए तो आप समझ गए होंगे n बराबर 4 से n बराबर 2 में आना है। ऐसे कहा जाए लैम्डा मिनिमम बामर, तो आप समझेंगे एनर्जी गैप मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम तभी होगा जब इनफाइनाइट से 2 में लौटेगा। लैम्डा मैक्सिमम इन बामर, तो आप कहेंगे एनर्जी गैप मिनिमम, और ये तब होगा जब 3 से 2 में आएगा। आई थिंक क्लियर। और ओनली बामर सीरीज लाई इन विजिबल रीजन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए जरा, हटाने बेटा इसको। अब देखिए, ऐसी सीरीज है पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज। इसमें किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 3 में लौटना है, यानी इसके लिए 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर
1/3² माइनस 1/n²। और जहां पर n की वैल्यू 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो इसका फर्स्ट मेंबर 4 से 3 में, सेकंड मेंबर 5 से 3 में, तो अब मैं नहीं लिख रहा हूं। और ये हमारा शुरू होता है यहां से रीजन इंफ्रारेड। तो ये हमारा पार्शियल सीरीज यहां से इंफ्रारेड रीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही एक है ब्रैकेट सीरीज। ये सब एमिशन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन एटम के। इसमें n बराबर 4 में लौटना है इलेक्ट्रॉन को। तो 1/λ/r² 1/4² माइनस 1/n²। जहां पर n की वैल्यू 5 से 6, 7 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। और ये हमारा मिड इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। ठीक। और एक होता है फुंड सीरीज, P साइलेंट है। फुंड सीरीज में किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 5 में लौटना। तो 1/λ/rz² 1/5² माइनस 1/n²। और यहां से लैम्डा मीटर में आएगा अगर हम रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे। तो यहां देखो n 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। और ये हमारा फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। ये भी याद रखिएगा कि कौन सा किस रीजन में लाई करता है, क्योंकि अब वो सवाल ऐसे ही पूछ देते हैं कि विजुअल रीजन में लाई कर रहा है इस फोटोन का वेवलेंथ, तो हम समझ जाएंगे बामर सीरीज की बात हो रही है। अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई कर रहा है, हम समझ जाएंगे ये लाइमन सीरीज की बात हो रही है। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए सवाल लिखें, क्वेश्चन लिखें एक। हाउ मैनी डिफरेंट वेवलेंथ may be observed in the spectrum. How many different wavelengths may be observed in the spectrum from a hydrogen sample if atoms are excited to state with principal quantum number n. समझो, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम है या कोई भी एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया उस स्टेट में जहां का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है। समझिए बहुत बढ़िया से। ये नहीं कहा मैंने nth एक्साइटेड स्टेट, नो, मैंने बोला कि उस स्टेट में पहुंचा जहां का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, मतलब वो स्टेट ही n है। तो सुनो, मान लो हम कहें n बराबर 3 ले लें समझाने के लिए। समझिए, n बराबर 3 से इलेक्ट्रॉन को वापस आना है, तो कह रहे हैं कितने टाइप के डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्जर्व हो सकते हैं, हमें यह पता करना है। तो 3 से 1 आने के कितने तरीके हैं। हमारे पास एक एक्साइटेड सैंपल है जिसमें हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम, मान लो हमने 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया, तो Na एटम है, एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 बहुत बड़ा नंबर है, इतने एटम है। तो और सब में इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 में यहां पे है, और वो सारे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होकर के ग्राउंड स्टेट में आना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी है, n बराबर 1। तो n बराबर 3 से n बराबर 1 में अगर वो जंप करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि सब 3 से सीधा 1 में जंप आए। किसी एटम में हो सकता है 3 से 1 में जंप हो जाए, किसी दूसरे एटम में वो इलेक्ट्रॉन 3 से पहले 2 में जंप करे, बोलो भाई। और किसी में हो सकता है वो 3 से 2 में आए, और किसी में फिर वो 2 से 1 में जंप करे, राइट। तो यही होगा, 3 से 2 आए और फिर 2 से 1 यहां पे जंप कर जाए। तो बताओ कितने टाइप के, हम बताओ Na एटम थे, Na एटम में या तो 3 से 1 जंप होगा, या 3 से 2 फिर 2 से 1। ठीक है,
तो कितने टाइप के, डिफरेंट टाइप के फोटोन का हम यहाँ एमिशन देखेंगे। तो आप कह रहे हैं सर केवल 3 दिख रहा है हमको, तो एक 3 से 1 डायरेक्ट, एक 3 से 2, एक 2 से 1, राइट। यानी अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो बताओ 3 से 1 का डिफरेंस था 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी यहां से डिसाइड होगी। अच्छा 3 से 2 का डिफरेंस बताओ कितना था, बताइए भाई। 3 से 1 का डिफरेंस 12.1 था, सॉरी 12.1। अब बताओ यहां पर 2 से 1 का डिफरेंस क्या था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां था बताओ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप हमको एक बात बताइए, अगर 3 से 2 आएगा तो इसके बराबर फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन छोड़ेगा, फिर 2 से 1 आएगा तो इतने बराबर छोड़ेगा। तो देखो न्यू 1, ये न्यू 2 और ये न्यू 3, कितने तरीके की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस सी बाई लैम्डा 1, इसे लिखते हैं हम एस सी बाई लैम्डा 2, और इसे लिखते हैं हम एस सी बाई लैम्डा 3। कितने टाइप के, डिफरेंट टाइप के फोटोन का एमिशन होगा, तो आपका जवाब है 3 टाइप। कब, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आएगा, तो वो 3 तरीके से आ सकता है। तो अब बताओ सारे एटम में, एन एटम में यही रिपीटेशन चल रहा होगा, किसी में 3 से 1, किसी में 3 से 2, फिर 2 से 1, यही बार बार हो रहा होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ। तो मैं तुम्हें बताने चला कि अगर कोई एक्साइटेड सैंपल है और वो किस स्टेट में है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टेट, यानी एन से वो 1 में जा रहा है, तो नंबर ऑफ different type of photons, number of different type of photon, तो इसका नंबर होता है n माइनस 1/2, n माइनस 1/2। तो अगर 3 से 1 आएगा तो ये 3 × 2/2, 3 टाइप के अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन। अगर 4 से 1 आएगा तो 4 × 3/2, 6 टाइप के फोटोन। ये रिजल्ट लगाएंगे, ठीक। अब सुनो, अगर वो किसी एक्साइटेड स्टेट से जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2 है, उससे वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा है, मान लो वो n2 से n1 में आ रहा है, और ये n1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिए गए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2 से वो डायरेक्ट ग्राउंड में नहीं आ रहा, मान लो n1 में आ रहा है, और n1 हमें उस स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, इसका जो रिजल्ट है वो आप याद रखेंगे, n2 माइनस n1 प्लस 1/2। अगर मैं कहूं n बराबर 4 से n बराबर 2 में अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होके आ रहा तो कितने टाइप के, तो n2 4, n1 2 रख देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए। अब करा जाए, हेड डालिए आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, जरा समझो पहले। तो किसी भी एटम को आयनाइज कराने के लिए हमें जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आयनाइजेशन हमेशा ग्राउंड स्टेट से होता है। कहां से, ग्राउंड स्टेट। याद करो, H एटम के अंदर n बराबर 1 में एनर्जी का लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा न्यूक्लियस n बराबर 1 में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके पास एनर्जी -13.6,
और हम चाहते हैं ये जंप कर जाए और कहां चला जाए, n बराबर इनफाइनाइट। तो n बराबर इनफाइनाइट में एनर्जी कितनी होगी बताओ, ई एन का फॉर्मूला था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और अगर n को इनफाइनाइट रख दें तो यहां की एनर्जी 0 है, यानी -13.6 से 0 करना है। तो बताओ क्या ये डिफरेंस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है? तो जितना ग्राउंड स्टेट की नेगेटिव एनर्जी है उतने ही प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी, क्योंकि उसे -13.6 से 0 पे पहुंचना है। तो फाइनल हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, तो 0 में से -13.6 घटाओ तो प्लस का 13.6 आएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिफरेंस ऑफ इनफाइनाइट लेवल माइनस एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट लेवल। तो ये 0 है इनफाइनाइट का और ये -13.6 है। तो बताओ बेटा ये आ गया आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एच एटम इज इक्वल टू प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए कोई दिक्कत? अब समझ ये आ गई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करें ताकि इसको एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए। तो मैंने क्या सिखाया था, जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए उतने ही वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दो। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी 13.6 वोल्ट हो जाएगा। जितनी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी उतना ही वोल्ट हो जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आओ He+ में बताओ, He+ में n बराबर 1 में E1 बताओ कितना था, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने पढ़ाया था। तो E इनफाइनाइट कितना होगा बेटा, 0। तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ आयन, He+, तो बताओ ये आएगा E इनफाइनाइट माइनस E1। तो 0 में से -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा तो ये बताओ प्लस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो आएगा। और आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ He+, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी है तो हमें उसे 54.4 वोल्ट से एक्सेलरेट कराना पड़ेगा। बोलो भाई। सिमिलरली यहां पे लिख दे रहा हूं मैं Li+2 में याद करो E1 होता था -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चेक कर लीजिए -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, E इनफाइनाइट माइनस E1, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Li+2 हो जाएगा 122.4 वोल्ट का। राइट। और आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा डिफाइन करी गई किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। किसके लिए, ग्राउंड स्टेट। यानी ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना है, निकाल के इनफाइनाइट भेजना है, और जितनी एनर्जी चाहिए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। एक टर्म होता है बेटा बाइंडिंग एनर्जी। क्या टर्म होता है, बाइंडिंग एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में क्या डिफरेंस है ये समझ लो। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से कहां भेजना, इनफाइनाइट पे भेज देना। तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में है, अगर वो n बराबर 2 में है तो वहां से भेजना है इनफाइनाइट, अगर वो n बराबर 3 में है तो वहां से भेजना है इनफाइनाइट। यानी बाइंडिंग एनर्जी हर स्टेट के लिए डिफाइन होती है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी ओनली ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, तो आप लिखें बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को ही सेपरेशन एनर्जी भी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी।
बॉन्डिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। तो इसमें एक लाइन लिख लें, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू, फ्रॉम एनी स्टेट टू n equal to infinite, from any state to infinity, from any state to n equal to infinite। तो मैं तुमसे कहूं H एटम के लिए, ध्यान से देखिए, H एटम में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट अगर निकालें, ध्यान से देखिए, बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट की बताओ, इलेक्ट्रॉन का E1 कितना है, -13.6। तो -13.6 से हमें इन्फिनिटी पे भेजना है, यानी जीरो एनर्जी करनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट की होगी प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं कहूं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर इंफिनिटी जाना चाहता है। तो n बराबर 2 में उसकी एनर्जी बताओ, हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको रटी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मुझे पता है इंफिनिटी पर उसकी एनर्जी 0 होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की E इनफाइनाइट माइनस E2, तो 0 में से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा, तो ये आएगा प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम बात करें H एटम के अंदर, H एटम के अंदर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है हमें इन्फिनिटी पर भेजना है, कहां से कहां, E3 से, यानी n बराबर 3 से n बराबर इनफाइनाइट भेजना है। तो हमको इनके डिफरेंस के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, और हाइड्रोजन एटम में थर्ड एनर्जी लेवल -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आएगा प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी आ गई प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नोट कर लीजिए। तो बाइंडिंग एनर्जी किसी भी स्टेट के लिए डिफाइन है, जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उसको वहीं से कहां भेज देना, इनफाइनाइट। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी केवल किसके लिए डिफाइन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर भेजने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक क्लास में न्यूमेरिकल का लूंगा, अगली क्लास में केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस में आगे चले जाएंगे।